राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। हमारे टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपुआ तंत्र। उसमें अपने अरब सागर वाली नदियाँ हो गई थी, अरब सागर वाली नदियाँ हो गई थी, और कौन सी हो गई थी, बंगाल की खाड़ी वाली भी हो गई थी। बंगाल की खाड़ी वाली में क्या अपनी एक नदी बची हुई है, वो कौन सी है, बाणगंगा। वो पढ़ने के बाद अपने आज चलेगा अंतःप्रवाही नदियाँ। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नदी बच रही है, कौन सी, बाणगंगा। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे अपन, अंतःप्रवाही नदियाँ। तो आप आज हेडिंग डाल लो बाणगंगा नदी। दोस्तों हम अब पढ़ेंगे बाणगंगा नदी। कौन सी पढ़ेंगे, बाणगंगा नदी। सबसे पहले क्या बना लेंगे हम, इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो रहा है, बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से हो रहा है दोस्तों, बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियाँ है कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, अब ये नदी बना ली हमने। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले इसकी दाईं ओर आती है यहाँ पर बैराट सभ्यता। कौन सी है दोस्तों, बैराट सभ्यता। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट नंबर पे, जो पहले नंबर पे जो बांध बना हुआ है जयपुर में, वो कौन सा है, रामगढ़ बांध। कौन सा हो गया दोस्तों, रामगढ़ बांध। इसकी विशेषता क्या है, आप लिख लो इसमें, जयपुर को पेयजल, जयपुर को क्या होती है, पेयजल आपूर्ति इसी बांध से होती है। और कहाँ से होती है, बिशलपुर से होती है। इसमें जो दौसा में बना हुआ है इसी नदी पर, उस बांध का नाम है माधो सागर बांध। कौन सा हो गया दोस्तों, माधो सागर बांध। कौन सी जगह ये, दौसा में। ये वाला कहां पर हो गया, जयपुर में ही, और ये वाला कहां पर है, दौसा में। अब अपन बात करते हैं कि किसमें पानी ले जाकर डालती है, तो ये हो गई यमुना नदी। इसकी क्या विशेषता हो गई, दूसरी ऐसी नदी जो सीधा यमुना में पानी डालती है। पहली कौन सी हो गई, भाई ये दूसरी की बात हो गई अपने, तो पहली कौन सी हो गई, तो फर्स्ट डाल लो अपने चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी हो गई, चंबल नदी। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, की बनास नदी। अब बनास नदी अपन कहाँ से जा रही है, कसर राजसमंद से निकल रही है, अपने अजमेर जिले में भी आ रही है। तो एक चीज़ नोट करो, आप क्या पढ़ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी तो बहुत नीचे रह गई, अपने कितने स्टेट पार करके जाना होता है। फिर भी बनास नदी का पानी कहाँ जा रहा है अपना, सीधा बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। कैसे कैसे जा रहा है, बनास किस में मिल रही है, चंबल में मिल रही है। चंबल जाके किस में मिल रही है, यमुना में मिल रही है। यमुना किस में मिल रही है, गंगा में मिल रही है। और गंगा जा रही है कहाँ पर, गंगा जा रही है कहाँ पर अपनी, गंगा जा रही है सीधी बंगाल की खाड़ी में जा रही है सीधी। तो बनास नदी का पानी में अपने कहाँ जा रहा है, जब बिशलपुर बांध ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा भर जाता है बिशलपुर बांध, तो उसका पानी कहाँ पर जाता है, सीधा बंगाल की खाड़ी में जाता है। ये बात हो गई किसकी, बाणगंगा नदी की। बाणगंगा नदी की बात चल रही है। अब बैराट, प्राचीन नाम क्या है इसका, बैराट का प्राचीन नाम क्या है, विराटनगर। ये नाम सुनते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। क्या हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। क्यों, क्योंकि विराट का नाम है। प्राचीन नाम क्या है इसका, बैराट का, विराटनगर है। यहाँ का जो राजा था, कौन था, राजा विराट था। इनकी कुलदेवी कौन थी, कसर मनसा देवी थी। राजा विराट की कुलदेवी कौन है, मनसा देवी। इनका मंदिर कहाँ पर बनवाया गया है, इनका मंदिर है दोस्तों पापड़ी गांव। पापड़ी गांव जयपुर में इनका मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये बात किसकी हो गई, बाणगंगा नदी की हो गई। अब पढ़ लेते हैं इसके अपन उपनाम। क्या पढ़ लेते हैं, उपनाम। किस नदी के, बाणगंगा नदी के। तो सबसे पहले तो लिखो तीर गंगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई, तीर गंगा। दूसरी क्या हो गई, अर्जुन की गंगा। तीसरी हो गई ये, दूसरी हो गई, 1 2 3। अब पढ़ते हैं इसकी ताला नदी।
क्या पढ़ ली, ताला नदी, और चौथे नंबर यानी पांचवी, इसी का पांचवा क्या हो गया, रुंडित नदी। ठीक है दोस्तों, पहला क्या हो गया, बाणगंगा, दूसरा तीर गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, और क्या हो गई, रुंडित नदी। ये अपनी हो गई बाणगंगा नदी। इसकी कुल लंबाई लिखना चाहो तो लिख लो आप, कुल लंबाई हो गई इसकी 330 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बाणगंगा नदी। ये सारी अपनी किसकी हो चुकी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियां हमने पढ़ ली है, जो जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी हमने पढ़ ली है। अब किसकी बात करेंगे अपन, अंतःप्रवाही नदियों की। ठीक है दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई, बंगाल की खाड़ी वाली हो गई। अब तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम, अंतःप्रवाही नदियां। कहाँ की, राजस्थान की। अंतःप्रवाही का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतःप्रवाही का मतलब होता है कि जो नदियां समुद्रों तक या अन्य नदियों तक अपना पानी नहीं पहुंचा पाती है और रास्ते में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, वो कौन सी नदियां कहलाती है, अंतःप्रवाही नदियां। तो सबसे पहले इसमें अंतःप्रवाही नदियों की बात आती है तो सबसे पहले नाम किसका आता है राजस्थान में दोस्तों, नाम आता है घग्गर नदी का। किसका आता है, घग्गर नदी का। घग्गर नदी पढ़ेंगे हम, उससे पहले आप राजस्थान को ऊपर ऊपर से बना लो। ये अपना राजस्थान हो गया ऊपर से। ये वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया अपना, ये वाला हो गया दोस्तों हनुमानगढ़। ठीक है, और ये वाला हो गया श्री गंगानगर। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ हो गया, ये श्री गंगानगर हो गया। अब घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो आप बना लो यहां पर, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। पहाड़ियां कौन सी है दोस्तों, ये पहाड़ियां है कालका की पहाड़ियां। ठीक है, और कालका की पहाड़ियां है कौन से में, हिमाचल प्रदेश में। ये पहाड़ियां हो गई हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहां से किसका उद्गम हो रहा है, घग्गर नदी का उद्गम हो रहा है। ये हनुमानगढ़ में प्रवेश कर रही है, उसके बाद कौन से में जा रही है, श्री गंगानगर में जा रही है, और इधर क्या आ गया, ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है दोस्तों, कहां से निकल रही है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कालका की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, घग्गर नदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है, अब ये राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है टिब्बी क्षेत्र। यहाँ से कौन से जिले में प्रवेश कर लिया, हनुमानगढ़ में, और पूरे राजस्थान में। अब ये वाला कौन सा आ गया, ये श्री गंगानगर आ गया, और इधर क्या आ गया, पाकिस्तान आ गया। और ये जो अंतिम है, जब इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तब इसका पानी कहाँ तक जाता है दोस्तों, अंतिम जो है ये जाता है फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। पानी जाता है कब जाता है दोस्तों, बाढ़ के समय। बाकी तो क्या है, अंतःप्रवाही नदी है तो क्या है, पानी बहुत कम जा पाता है। ये फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है कब, बाढ़ के समय। और इसे को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, हकरा बोला जाता है। हकरा बोला जाता है। घग्गर नदी तो कहाँ बोलते हैं इसको, अपने राजस्थान में बोलते हैं, और पाकिस्तान में क्या बोलते हैं इसको, हकरा नदी बोलते हैं। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ की। यहां पर है सभ्यता, कौन सी है दोस्तों, रंगमहल। कौन सी हो गई है, रंगमहल। फिर आती दूसरे नंबर पे पीलीबंगा। कौन सी होगी, पीलीबंगा। और है यहां पर कालीबंगा। करीब करीब कालीबंगा तो सबने सुना होगा। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा होगी, पीलीबंगा होगी और रंगमहल हो गई। ये सारी किसके किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे हैं। अब किसमें प्रवेश कर गए, श्री गंगानगर जिले में। तो यहां पर जो आती है, ऊपर लिख लो इसको, सूरतगढ़। सूरतगढ़, और यहां पर है अनूपगढ़। ठीक है, और एक जो फेमस है बिल्कुल, एक कृषि फार्म है, उसका नाम भी आप लिख लो, जेतसर कृषि फार्म। ये भी इसी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और क्या हो गया, जेतसर कृषि फार्म। ये कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे हो गया। ये हनुमानगढ़ हो गया, श्री गंगानगर हो गया, ये क्या हो गया, पाकिस्तान। अब बात करते हैं कि राजस्थान में इस नदी के पार्ट को
पाट का मतलब क्या होता है, बहाव क्षेत्र हो गया, अपवा क्षेत्र हो गया। पाट को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नाली कहा जाता है। और नाली क्या है, भेड़ की नस्ल भी है, भेड़ की नस्ल का नाम भी है नाली दोस्तों। और इस प्रकार की नस्ल भी कौन से जिलों में पाई जाती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। ठीक दोस्तों, ये हो गया क्या अपना नाली हो गया। अब बात करते हैं अपन कि इसके आसपास कौन सी मिट्टी है। इसके आसपास से अपने रेतीली और जलोढ़, रेतीली प्लस जलोढ़। इस नदी के आसपास बहाव क्षेत्र में जो मिट्टी है वो कैसी है, रेतीली और जलोढ़। रेतीली क्यों है दोस्तों, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश है। और जलोढ़ क्यों है, क्योंकि नदी का बहाव है और इंदिरा गांधी नहर निकलती है यहाँ से, इसलिए। ये दोनों मिलके कौन सी बनाती है, कच्छारी मिट्टी बनाती है। हमने किस में पढ़ लिया था, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पढ़ लिया था अपन ने। वैसे इसको फिर भी और देख लो, इसको कच्छारी हो जाती है। और ये कच्छारी मिट्टी IGNP से सिंचाई के बाद क्या हो जाती है, अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसलिए श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है। अब क्या कर रहे थे इसमें अपन बात, आप लोगों के कईयों के कमेंट आए तो उस पर कि सर घग्गर नदी अगर ज़्यादा उसका ओवरफ्लो हो जाती है तो कौन सी जगह बाढ़ आता है। तो इसका आंसर लिख लो आप, अगर घग्गर नदी ओवरफ्लो हो जाती है तो इसके मतलब जो बाढ़ का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सूरतगढ़ होता है। और ये कहाँ आता है, श्री गंगानगर में। घग्गर नदी जब ओवरफ्लो हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति कहाँ बन जाती है दोस्तों, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में बन जाती है। और अंतिम जो पानी होता है इसका बाढ़ के समय, वो पानी कहाँ तक पहुँचता है, फोर्ट अब्बास तक पहुँचता है। फोर्ट अब्बास, और कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और नोट कर लो इसमें, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों में राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों में क्या है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है। और अगर केवल राजस्थान की बात करें तो केवल राजस्थान की कांतली नदी है दोस्तों। आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात है तो केवल राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांतली नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आंतरिक प्रवाह की बात। अपन कल क्या पढ़ रहे थे इसमें कि बिना आंतरिक वाली कौन सी थी, वो अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो। उसमें राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी पड़ी थी, चंबल पड़ी थी। और केवल राजस्थान की कौन सी पड़ी थी, बनास पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लो। अब इसमें दूसरे नंबर पे जो नदी आती है उसका नाम है काकनी। इसको आप काकनी बोल दो, चाहे काकनेई बोल दो, चाहे मसूरदी बोल दो। ठीक है दोस्तों, काकनी बोल दो, काकनेई बोल दो, चाहे मसूरदी बोल दो। और इसका बहाव क्षेत्र कौन से जिले में है, जैसलमेर में। कोष्टक में लिख लो आप, केवल जैसलमेर में ये बहती है। आप इसको बना लो। इस झील का नाम है बुज झील। गांव कौन सा हो गया दोस्तों, कोटड़ी गांव। केवल केवल जैसलमेर में बह रही है तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसलमेर। बुज झील कोटड़ी गांव से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और जाति कहाँ तक है ये, मीठा की खाड़ी। और मीठा की खाड़ी भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, बुज झील कोटड़ी गांव से काकनी या मसूरदी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, जो कहाँ पे जाके गिरती है, मीठा की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये जैसलमेर में बहती है केवल। अब हम पढ़ेंगे इसमें तीसरे नंबर पे रूपारेल। कौन सी नदी पढ़ेंगे दोस्तों, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी आप बना लो इसमें। ये कौन सी पहाड़ियां हो गई दोस्तों, उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, रूपारेल नदी का उद्गम हो रहा है। ये हो गई रूपारेल नदी। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से इसका उद्गम हो रहा है।
सबसे पहले जो बात करते हैं हम इसमें बनी हुई है यहाँ पर मोती झील। क्या है दोस्तों ये? मोती झील। ठीक है, हमने क्या बना ली? मोती झील। मोती झील का एक जो मेन कारण है बनाने का वो क्या है? यहाँ पर बना हुआ लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कौन सी जगह पर है ये? भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों? भरतपुर में। अब क्या कर रखा है? इस दुर्ग के चारों ओर परकोटा बना हुआ है जिसमें मोती झील से एक नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? सुजान गंगा नहर। क्या नाम है इस नहर का? सुजान गंगा नहर। अभी सुजान गंगा नहर बनाने का क्या कारण है? इस दुर्ग के चारों ओर इस परकोटे में क्या भरा जाता है? इसमें पानी भरा जाता है। और ये पानी भरने का क्या कारण है? दुर्ग की रक्षा हेतु। दुर्ग की रक्षा हेतु गोले बारूद जो भी दागे जाते हैं सारे किसमें? पानी में चले जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? वो दुर्ग को क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं। ये सुजान गंगा नहर यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर लिखो आप नौ सभ्यता। नौ सभ्यता कौन सी है? ये लो युगीन। कौन सी होगी दोस्तों? लो युगीन। और इसको लिख लो आप राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। और इस मोती झील का उपनाम क्या है? भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा। क्यों? क्योंकि इससे पेयजल उपलब्ध कराया जाता है भरतपुर को, इसलिए क्या हो गई? ये भरतपुर की जीवन रेखा हो गई। ये मोती झील की बात हो गई, सुजान गंगा नहर की बात हो गई, लोहागढ़ दुर्ग की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी? रूपारेल नदी की उपनाम। क्या बात कर रहे हैं हम? रूपारेल नदी के उपनाम। पहला क्या हो गया? वराह नदी। अब ये वराह नदी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी के बहाव क्षेत्र बोल दो चाहे अपुआ क्षेत्र बोल दो, बहाव क्षेत्र के आसपास सूअरों की अधिकता है। सूअरों की अधिकता है। और दूसरे नंबर पे क्या हो गया दोस्तों? लसवारी नदी। ये इसके दो क्या हो गए? उपनाम हो गए। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? रूपारेल नदी का उद्गम हो रहा है। नदी की शुरुआत में क्या बनी हुई? इस पर मोती झील बनी हुई है। मोती झील क्यों बना रखी है? भरतपुर को एक तो पेयजल उपलब्ध करवाता है, इसलिए भरतपुर की क्या कहलाती है? भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। और क्या बनी हुई है? सुजान गंगा नहर बनी हुई है। इसका क्या कारण है बनाने का? लोहागढ़ दुर्ग को शत्रुओं से रक्षा हेतु, मतलब शत्रु कोई भी अगर गोला दाग रहा है सारा किस में चला जाएगा? वो इसके आसपास जो परकोटा बना हुआ उसमें सुजान गंगा नहर से पानी डाला जाता है, उसमें रह जाता है। और क्या हो गई? इसके आसपास में नौ सभ्यता हो गई, जो कौन सी है? लो युगीन। और इसकी क्या विशेषता हो गई? राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसमें नील हरित शैवाल पाया जाता है। अब ये कौन सी प्रकार की नदी है? अंत्य प्रवाही है, इसलिए ये भरतपुर में आगे जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसको आप यहाँ तक नोट कर लो। अब इसमें ठीक है, हमने क्या बना ली? मोती झील। मोती झील का एक जो मेन कारण है बनाने का वो क्या है? यहाँ पर बना हुआ लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कौन सी जगह पर है ये? भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों? भरतपुर में। अब क्या कर रखा है? इस दुर्ग के चारों ओर परकोटा बना हुआ है जिसमें मोती झील से एक नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? सुजान गंगा नहर। क्या नाम है इस नहर का? सुजान गंगा नहर। अभी सुजान गंगा नहर बनाने का क्या कारण है? इस दुर्ग के चारों ओर इस परकोटे में क्या भरा जाता है? इसमें पानी भरा जाता है। और ये पानी भरने का क्या कारण है? दुर्ग की रक्षा हेतु। दुर्ग की रक्षा हेतु गोले बारूद जो भी दागे जाते हैं सारे किसमें? पानी में चले जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? वो दुर्ग को क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं। ये सुजान गंगा नहर यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर लिखो आप नौ सभ्यता।
नो सभ्यता कौन सी है? ये लो युगीन। कौन सी होगी दोस्तों? लो युगीन। और इसको लिख लो आप, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। और इस मोती झील का उपनाम क्या है? भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा। क्यों? क्योंकि इसे पेयजल उपलब्ध कराया जाता है भरतपुर को, इसलिए क्या हो गई? ये भरतपुर की जीवन रेखा हो गई। ये मोती झील की बात हो गई, सुजान गंगा नहर की बात हो गई, लोहागढ़ दुर्ग की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी? रूपारेल नदी की उपनाम। क्या बात कर रहे हैं हम? रूपारेल नदी के उपनाम। पहला क्या हो गया? वराह नदी। अब ये वराह नदी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी के बहाव क्षेत्र बोल दो चाहे अपुआ क्षेत्र बोल दो, बहाव क्षेत्र के आसपास सुअरों की अधिकता है। सुअरों की अधिकता है। और दूसरे नंबर पे क्या हो गया दोस्तों? लसवारी नदी। ये इसके दो क्या हो गए? उपनाम हो गए। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? रूपारेल नदी का उद्गम हो रहा है। नदी की शुरुआत में क्या बनी हुई? इस पर मोती झील बनी हुई है। मोती झील क्यों बना रखी है? भरतपुर को एक तो पेयजल उपलब्ध करवाता है, इसलिए भरतपुर की क्या कहलाती है? भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। और क्या बनी हुई है? सुजान गंगा नहर बनी हुई है। इसका क्या कारण है बनाने का? लोहागढ़ दुर्ग को शत्रुओं से रक्षा हेतु, मतलब शत्रु कोई भी अगर गोला दाग रहा है, सारा किस में चला जाएगा? वो इसके आसपास जो परकोटा बना हुआ उसमें सुजान गंगा नहर से पानी डाला जाता है, उसमें रह जाता है। और क्या हो गई? इसके आसपास में नो सभ्यता हो गई, जो कौन सी है? लो युगीन। और इसकी क्या विशेषता हो गई? राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसमें नील हरित शैवाल पाया जाता है। अब ये कौन सी प्रकार की नदी है? अंतःप्रवाही है, इसलिए ये भरतपुर में आगे जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसको आप यहाँ तक नोट कर लो। अब इसमें तीसरे नंबर पे कौन सी पढ़ी थी? रूपारेल पढ़ी थी। और अब चौथे नंबर पे कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों हम? गंभीरी नदी। कौन सी पढ़ेंगे? गंभीरी नदी। आप इसको बना लो, ये ऐसे बनेगी पूरी गोल जाके ऐसे। ये हो गई गंभीरी नदी। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है दोस्तों? करौली से इसका उद्गम हो रहा है। इस जगह पर सवाई माधोपुर जिला है और यहाँ पर कौन सा है? भरतपुर है। और आगे जाके क्या हो गई? ये विलुप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? करौली से हो रहा है। इधर कौन सा वापस डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? सवाई माधोपुर। और पूरी घूम खा के किधर से जा रही है? भरतपुर होके विलुप्त हो जाती है। गंभीरी नदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है दोस्तों पांचना बांध। कौन सा बांध है ये? पांचना बांध। पांचना क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि 5 नदियों का इसमें संगम होता है। ठीक है, इसमें 5 नदियों का पानी आता है। इसकी क्या विशेषता हो गई? राजस्थान का एकमात्र मिट्टी निर्मित बांध। क्या हो गया दोस्तों? राजस्थान का एकमात्र मिट्टी निर्मित बांध। इसमें 5 नदियां आती है। 5 नदियां इसमें मिलती हैं। पहली कौन सी हो गई? भद्रावती, भैसावत, बरखेड़ा और अट्टा और माची। वो गाना था ना, अट्टा माची सटकली, अट्टा माची। भद्रावत हो गया, भैसावत हो गया, बरखेड़ा हो गया, अट्टा हो गई और माची हो गई। अब बात करते हैं, ये पांचना बांध हो गया। कहाँ पर बना हुआ है? ये करौली में बना हुआ है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? गंभीरी नदी पर है। ये सवाई माधोपुर होके कहाँ पे जा रही है? भरतपुर में। इससे बात करने से पहले सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर है अजान बांध। क्या है ये? अजान बांध। इस अजान बांध की क्या विशेषता है?
इसकी विशेषता ये है कि भरतपुर में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पेयजल उपलब्ध करवाता है। ठीक है दोस्तों, क्या करवाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पेयजल उपलब्ध करवाता है। तो क्या हो गई ये? केवलादेव की जीवन रेखा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और नोट कर लो आप, अभी इस अजान बांध के अंदर वर्तमान में, ये नोट लगा लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, वर्तमान में नवंबर 2011, वर्तमान में नवंबर 2011 मतलब वर्तमान अभी चल रहा है, और नवंबर 2011 से इसमें चंबल नदी से पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बात हो गई? अभी ये कौन सी नदियां? अंतःप्रवाही नदियां, तो पानी की कमी वैसे ही रहती है, इसलिए इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए इस अजान बांध में क्या कर रखा है? वर्तमान नवंबर 2011 से चंबल नदी से पाइपलाइन द्वारा इसमें पानी पहुंचाया जाता है। ये हो गई अपनी कौन सी नदी? गंभीरी नदी। ठीक है दोस्तों, ये अंतःप्रवाही नदी अभी अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अपना राजस्थान का क्या हो गया कंप्लीट? राजस्थान का अपुआ तंत्र यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? सिंचाई परियोजनाएं हैं, वो उसके बाद पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे हम राजस्थान की झीलें। इसके बाद वाला जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा? राजस्थान की झीलें। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? मीठे पानी की भी आ जाएगी और खारे पानी की भी आ जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें सिंचाई परियोजनाएं पढ़ लेंगे। दो टॉपिक अपने पूरे हो चुके हैं, एक तो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन और दूसरा कौन सा है? राजस्थान का अपुआ तंत्र। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से, वो जब भी होगी, कल होगी, परसों होगी, तब से क्या स्टार्ट करेंगे? राजस्थान की झीलें स्टार्ट करेंगे। नदियों से रिलेटेड अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हो। कोई ऐड करवाने वाली चीज़ हो, कोई गलत हो गया हो, कोई सही करवाना हो, कुछ भी करना हो, आप कमेंट बॉक्स में हमारे को जवाब दे सकते हैं। बाकी आप इसको उतार लो, ये गंभीर। तो दोस्तों, हम पढ़ाई के साथ साथ आज एक और देश के लिए दो अपने शख्सियतें, कल आज में और कल में दो शख्सियतों ने खोया अपने देश ने। एक तो कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर जी। तो इरफान खान जी जो थे, इन्होंने देश के लिए मतलब बहुत कुछ किया अपने देश, भारत देश के लिए। ये थे मुस्लिम धर्म से, लेकिन इन्होंने कभी अपने धर्म के प्रति कोई वो लालसा नहीं रखी कि मैं मुस्लिम धर्म में, ये हिंदू धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो केवल हिंदुस्तान से प्रेम करते थे। उन्होंने एक अवार्ड शो फंक्शन में एक लाइन बोली थी, मतलब शायरी की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाने क्या सोच के लहरें साहिल से टकराती है, जाने क्या सोच के लहरें साहिल से टकराती है और फिर समंदर में लौट जाती है। समझ नहीं आता कि किनारों से बेवफाई करती है, समझ नहीं आता कि किनारों से बेवफाई करती है या फिर लौटकर समंदर से वफा निभाती है। हिंदुस्तान से वो प्रेम करते थे और ऐसे अदाकारों को अपने देश भारत हिंदुस्तान ने कल खोया है। आज ऋषि कपूर जी इस अपनी स्वर्गवास हो गया उनका भी आज, वो भी अपने देश को छोड़कर चले गए। तो हम हमारी टीम की तरफ से आज इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बात्रा। युग है, बहुत कंपटीशन का युग है, और जिस तरह से आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, और अब भी शायद हो सकता है आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन जितना कर रहे हो तो उसके लिए दो लाइनें मैं आपके बीच रख रहा हूँ, सुनिएगा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी दूरी तय करनी होगी। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, लौटने पर आपको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने में आपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए की है। जैसे कि आपने तैयारी की, अभी आधी अधूरी हो सकती है, आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाई हो गलती से, तो अभी लॉकडाउन के समय आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी उपलब्ध है। हमारे चैनल के द्वारा भी आपको रामोतारी सर द्वारा ज्योग्राफी मिल रही है, रीजनिंग क्लास मिल रही है, कंप्यूटर क्लास मिल रही है, और भी बाकी क्लासें हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं पूरी आपको। और इसी तरह बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, जैसे आशु जी पढ़ाते हैं, आशु जी के ट्रिक, उस पर लगभग सारी क्लासें आती है, उनकी क्लासेज आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारी क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज है जिन पे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। तो अपना लक्ष्य को भटकना नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। दोस्तों, इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जो अपने
बॉलीवुड के जो महान एक्टर है और अपने भारत देश के में अभी 2 दिन से जो बहुत बड़ी क्षति हुई है इन दोनों के कारण, तो इनके लिए मैं अपने अंतर्मन से बहुत श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इसके अलावा आज सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, कृपया अपनी तैयारी को यथावत बनाए रखें। जैसे सभी कोचिंग वाले ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी अपना प्रयास को जारी रखिए और सभी को सफलता बनाएं। जो अभी जैसे हमारे रामराज जी ये अपने पूरा इतना समय दे रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद भी, तो आप भी घर पे रह के 2 से 3 घंटे ऑनलाइन क्लास देखिए, उसको यथावत नोट्स बनाइए और जो भी डाउट्स आता है उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें और इनसे कुछ सीखिए। जो हस्तियों को हमारे देश ने खोया है, इनसे कुछ सीखिए। अभी चल रहा है पैशन का दौर, वो था काम का दौर। वो केवल काम पे ध्यान देते थे कि हमें क्या काम करना। आज चल रहा है पैशन का दौर। पैशन के दौर से बाहर निकलो दोस्तों और अपने काम पे ध्यान दो कि आगे जाके क्या करना है। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बाप था जिसकी एक ही औलाद थी। ठीक है दोस्तों, इसकी एक ही औलाद थी। वो मतलब उसके 12वीं पढ़ने के बाद वो बिल्कुल निठल्ला हो गया था। उसके एक छोटी सी जॉब करता था, उसको मिलते थे उसके 10-12 हज़ार रुपये मिलते थे, उसमें वो खुश था। अब बाप भी अकेला ही था। अब बाप ने एक दिन उसको बोला कि भाई तू इसमें खुश तो है ना? जो कि भाई हाँ 12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, अभी तो खुश हूँ। जो कि एक चीज़ सोच ले, अभी तो हमारे तू आश्रय में पल रहा है, अगर हमारा आज ही अगर इंतकाल हो गया, हम आज ही गुजर गए, तो तेरा इस 12 हज़ार से काम चल जाएगा क्या? तो उसने खूब सोचा, माइंड लगाया कि हाँ यार ये 12 हज़ार तो अभी केवल अपने लिए ये एलिजिबल है कि केवल हम इससे अपना गुजारा कर सकते हैं। और अगर बात आती है आगे की भविष्य की, तो ये 12 हज़ार में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए अपने भविष्य पे ध्यान दो। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि एक तो होता है, एक हो गया आज, एक हो गया कल और एक हो गया बीता हुआ कल। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया बीता हुआ कल, एक आज जो चल रहा है और एक कल। तो आप एक चीज़ नोट कर लो कि बीते हुए कल को भूल जाओ, बीते हुए कल को भूल जाओ। आने वाला कल क्या है उसको भी याद मत करो। आप आज में जियो, आज क्या करना है मेरे को उस पर फोकस रखो आप, तो भविष्य अपने आप क्या होगा, अपना बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। बीते हुए कल को भूल जाओ कि कल हमने 100 रुपये खोए हैं, 200 रुपये खोए हैं, जो भी खोए हैं उसको भूल जाओ। आज क्या हो रहा है उस पर पूरा फोकस रखो, तो भविष्य अपने आप क्या हो जाएगा, अपना सिक्योर हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। हमारा बस यही कहना आपसे, आप लोग हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।